दोनों चाचा भतीजा मिलके अपना सीट खुद नहीं बचाने जा रहे हैं। एक माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाना पड़ गया चुनावी जनसभा करने के लिए। माननीय चिराग पासवान जी, आप अगर उतना ही सक्षम थे, उतना ही आप। दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों के बीच, मेरा नाम चंदन प्रसाद हुआ, मैं आप लोगों के बीच कुछ बात करने आया हूं। चलिए मैं बात शुरू करता हूं। जिस तरह से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से माननीय चिराग पासवान जी और माननीय शिवचंद्र राम जी, दो कैंडिडेट आमने सामने हैं, और मैं अभी खास करके दो लोगों पे बात करने जाऊंगा, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी पे। जीतन राम मांझी जी, मैंने कई मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने बोले हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो ब्राह्मण को मानते हैं, मैं उनसे बहुत दुखी हूं। मैं उनको कहता हूं कि जैसे जो वो लोग अगर जय भीम बोलते हैं तो मैं बहुत ज्यादा उनसे नफरत करता हूं। मैं उसी जीतन राम मांझी से पूछना चाहूंगा कि जीतन राम मांझी जी, आप आज से कुछ दिन पहले जिस मंदिर में गए थे, मंदिर से निकलने के बाद उस मंदिर को धुबा दिया गया था, और कहीं ना कहीं आज उसी मानसिकता की पार्टी में, उसी पार्टी में आप अपने सीट, अपने सत्ता के लिए बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज होती है, और ये चीज बोलने से पहले तो कहीं ना कहीं इन लोगों को कोई बोलने का तुक नहीं होता। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले ये लोग नहीं है। ये लोग कहीं ना कहीं अपना सीट और अपना सत्ता के लिए ये लोग है। ये लोग अगर कहते हैं कि अति पिछड़ा और बैकवर्ड के नेता है, या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मैं नेता हूं, तो जो लोग इनको नेता मानते हैं वो गलत है। सबसे पहली बात, जिस तरह से आज संविधान खतरे में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान खतरे में है, तो कहीं ना कहीं ये लोग अगर उसी संविधान की खतरे के सपोर्ट में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग इनको मानते हैं वो बहुत सोचे और एक बार समझे, इस पे विचार करे। उसी तरह चिराग पासवान जी, कितने मीडिया इंटरव्यू में मैंने सुना है कि उन्होंने बोले कि कुछ दिन पहले, जिस तरह से कुछ जमाने पहले अति पिछड़े के लोग और जो भी हरिजन कास्ट के लोग आते हैं, चाहे अनुसूचित जाति के जो भी लोग आते हैं, उनको गर्दन में घैला बांध दिया जाता था, चप्पल बांध दिया जाता था, झाड़ू बांध दिया जाता था, डांड में बांध दिया जाता था, पैर में बांध दिया जाता था, और उनके मोहल्ला से निकलना पड़ता था, खिड़की दरवाजे बंद हो जाता था। तो मैं चिराग पासवान जी से पूछना चाहता हूं, चिराग पासवान जी ये बताइए कि जिस तरह से आज संविधान खतरे में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान खतरे में है, बाबा साहब को लिखा हुआ संविधान खतरे में है, उसी पार्टी में आज डट के अपने सीट के लिए और उसी पार्टी का हनुमान बन के आप घूर रहे हैं, तो थोड़ा भी तो शर्म कीजिए माननीय चिराग पासवान जी, थोड़ा भी शर्म कीजिए। जिस तरह से आप बोलते थे, कम से कम बोलते हैं तो पहले पीछे वाला बात पे भी तो ध्यान दीजिए माननीय चिराग पासवान जी। और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय चिराग पासवान जी, आप 3 से 4 काम गिना दीजिए जो अति पिछड़ा लोग के लिए माननीय मोदी जी जो काम किए होंगे, उस काम को गिनवा दीजिए। जिस तरह से 2016 में 2 अप्रैल को दिन पूरे भारत बंद हुआ था, क्या बंद किया था? उसको फॉरवर्ड के कास्ट बंद किए थे या अदर कास्ट? अति पिछड़ा लोग ही ना बंद किए थे, हरिजन कास्ट के लिए लोग ही बंद किए थे ना। तो इस पे आपका क्या विचार था? इस चीज पे भी थोड़ा विचार कर लेते। तो माननीय प्रधानमंत्री 1-2 कानून नहीं लाए हैं, जितना भी कानून लाए हैं उनका विरोध हुआ है। कहीं ना कहीं जनता के उल्टा दिशा के लिए कानून लाए हैं, और जिस तरह से संविधान के विरोध कानून लाए हैं, जिस तरह से ड्राइवर का कानून हो गया, एनआरसी का हो गया, तो बहुत सा ऐसे, जैसे किसान आंदोलन का हो गया, किसान का कानून हो गया, तो कहीं ना कहीं इस तरह से बहुत सा कानून लाए हैं जिनका विरोध हुआ है और वे लागू भी हो गया। तो मैं चिराग पासवान जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर की बात करने की आपकी कोई ये नहीं है, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात ना करें और उनकी आत्मा को थोड़ा सा ये करें और संविधान की बात ना करें। जिस तरह से संविधान खतरे में है, जिस तरह से संविधान की जो भी इंडिया अलायंस के पार्टी में आज जो भी नेता डट के खड़े हैं, वे सीबीआई या ईडी
का सामना करना पड़ रहा है, चाहे जेल में बहुत नेता गए हैं, जा रहे हैं। तो मैं उन सभी नेता को हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं कि कहीं ना कहीं संविधान बचाने के लिए वो अपने कुर्बानी को देने के लिए तैयार है। और जिस तरह देखिए देश भी आजाद हुआ था तो कुछ लोग कुर्बानी दिए थे, उसके बाद कांग्रेस ने भी जिस तरह से तानाशाही किया था तो एक जेपी आंदोलन हुआ था, उसी तरह फिर एक आंदोलन होगा। बीजेपी जिस तरह से तानाशाही कर रही है उस तरह एक आंदोलन फिर छिड़ेगा और कहीं ना कहीं देश के लिए आंदोलन छिड़ना। तो कहीं ना कहीं जब जब धरती पे ये होता है तब तब कुछ ना कुछ होता है। तो इसीलिए मैं मानना चाहूंगा कि जिस तरह से संविधान, जो भी इंडिया अलायंस के पार्टी में जो भी आदमी है उस संविधान बचाने के लिए खड़े हैं। और मैं तीसरी बात करने जा रहा हूं, जिस तरह से सिर्फ एक हाजीपुर माननीय चिराग पासवान और पशुपति पारस जी दोनों चाचा भतीजा मिलके अपना सीट खुद नहीं बचाने जा रहे हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाना पड़ गया चुनावी जनसभा करने के लिए। माननीय चिराग पासवान जी, आप अगर उतना ही सक्षम थे, उतना ही आप कहते थे कि बिहारी है, तो कहीं बिहारी थे, हाजीपुर में आप काम किए थे, 10 साल में आपके अगर चाचा काम किए होते तो आज ये नौबत नहीं आता माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाने के लिए। कहीं ना कहीं एक शिवचंद्र राम जी से, कहीं ना कहीं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, जो अकेले 31 से 32 साल के उम्र में 109 जनसभा अभी तक कर चुके हैं और अभी कितना जनसभा करना होगा उसका मैं काउंटिंग नहीं कर सकता हूं। और एक अकेले तेजस्वी प्रसाद यादव जी अकेले पूरे बिहार को किस तरह टेकअप कर रहे हैं। आप अगर जनसलाब भी अगर उनके जनसभा में देखते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी भी अगर जनसभा करते हैं तो देखते होंगे कि बजाते कुर्सी, पूरा टेंट उंट लगा हुआ रहता है, फिर भी कुछ कुर्सियां खाली होती है। लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कोई भी जनसभा करते हैं वहां ना कोई कुर्सी होता है, न कोई सही से व्यवस्था होता है, फिर भी जनसलाब इतना उमड़ता है, इतना उमड़ता है कि वे देखने के बाद ही पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एक तरफा जीत है। तो मैं चिराग पासवान जी से कहना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी, आप इतना हाजीपुर में इतना कमजोर पड़ गए कि आपको माननीय प्रधानमंत्री जी का सहारा लेना पड़ गया। प्रधानमंत्री जी से चुनावी जनसभा, अगर आपको इतना ही ताकत अगर था तो आप अकेले हाजीपुर चुनावी जनसभा करके आप अकेले दम पे क्यों नहीं लड़ रहे? मान लीजिए कि गठबंधन भी है, लेकिन फिर भी चुनावी जनसभा करने के लिए आपको माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाना पड़ गया। चलिए मैं इसी के साथ अपना बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।